नमस्ते। आज के इस लीगल एक्सप्लेनर में हम 21 मई 1954 के एक बेहद ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट केस राजनारायण सिंह बनाम चेयरमैन पटना को डीकोड करने वाले हैं। खासकर फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स के लिए या हमारे देश का कानूनी ढांचा कैसे काम करता है ये गहराई से समझने वालों के लिए ये केस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बारीकियों को समझने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा ब्लूप्रिंट FIRC मेथड होगा, यानी फैक्ट्स, इशू, रूल, एनालिसिस और कंक्लूजन। इसी लॉजिकल फ्रेमवर्क के जरिए हम केस के शुरुआती तथ्यों से लेकर पटना प्रशासन अधिनियम, दिल्ली लॉज अधिनियम के प्रेसिडेंट और फाइनली अत्यधिक प्रत्यायोजन की चेकलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सेक्शन 1, केस के तथ्य और वो अचानक आया टैक्स का झटका। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक रेट पेयर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे जो पटना की म्युनिसिपल लिमिट्स के बिल्कुल बाहर रहते थे। मतलब उन पर कोई म्युनिसिपल टैक्स लागू नहीं होता था और लाइफ एकदम शांति से चल रही थी। लेकिन फिर आता है 18 अप्रैल 1951 का वो दिन। सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है और अचानक से उनका इलाका म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर आ जाता है। अगर टाइमलाइन देखें तो इसकी जड़ें 1884 के बंगाल म्युनिसिपल एक्ट से जुड़ी थी, जो 1915 के पटना एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट से होता हुआ 1951 के इस टैक्स नोटिफिकेशन तक पहुंचा और आखिरकार 1954 में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर रुका। अब इस लीगल ड्रामा में और गहराई तक जाने से पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी प्रत्यायोजित विधान का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। होता क्या है कि विधायिका या लेजिस्लेचर अपना मुख्य कानून बना देती है, लेकिन उसे आसानी से लागू करने के लिए कुछ शक्तियां प्रशासन या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को सौंप देती है। बिल्कुल ऐसे जैसे मेन फ्रेमवर्क विधायिका का, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी डिटेल्स प्रशासन की। सेक्शन 2, पटना प्रशासन अधिनियम, जो इस पूरे विवाद का मुख्य कारण बना। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पटना एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1915 के सेक्शन 311F ने स्थानीय सरकार को कुछ गजब की ही पावर दे दी थी। सरकार के पास अधिकार था कि वो 1884 के एक्ट में से कोई भी हिस्सा चुन सकती है, उसे अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकती है और किसी भी नए इलाके पर लागू कर सकती है। मतलब सरकार के पास कानून के हिस्से अपनी सुविधा के हिसाब से चेरी पिक करने की पूरी आज़ादी थी। और प्रशासन ने बिल्कुल यही किया। सबसे पहले उन्होंने 1884 के एक्ट से टैक्स असेसमेंट वाली धारा 104 को उठाया, फिर उसमें अपनी मर्जी से बदलाव किए और अंततः उसे नए इलाके के नागरिकों पर थोप दिया। जाहिर सी बात है, इसका विरोध होना ही था। कोर्ट में यही तर्क दिया गया कि प्रशासन द्वारा किया गया ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पूरी तरह से बैड इन लॉ है। सेक्शन 3, दिल्ली लॉज अधिनियम, एक स्थापित कानूनी मिसाल। यहाँ एक बहुत ही सोक्रेटिक सवाल पैदा होता है। क्या कानून बनाने की कोर पॉलिसी या मूल नीति पूरी तरह से कार्यपालिका के भरोसे छोड़ी जा सकती है? यहाँ दिल्ली लॉज एक्ट केस की ये मिसाल बहुत काम आती है। उस केस ने एक मजबूत बेसलाइन सेट की थी कि कानून की नीतियां और विधायिका के स्पष्ट आदेश प्रशासन पर नहीं छोड़े जा सकते। राजनारायण सिंह केस में भी ठीक यही नियम लागू हुआ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी एक्ट को इस हद तक मॉडिफाई करना कि उसकी पॉलिसी ही बदल जाए, वो तो सीधे सीधे कानून को बदलने की ही बराबर है। सेक्शन 4, आवश्यक विशेषताएं और विधायी नीति। इस पूरे रूलिंग का असली सार और कोर्ट की सोच जस्टिस BK मुखर्जी के इस मशहूर कोट में छिपी है। उन्होंने कहा था, एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन कंसिस्ट्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड इट्स फॉर्मुलेशन एज अ बाइंडिंग रूल ऑफ कंडक्ट। आसान भाषा में समझें तो कानून की नीति तय करना और उसे एक बाध्यकारी नियम के रूप में स्थापित करना ही आवश्यक विधायी कार्य है। ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर पार नहीं कर सकती। सेक्शन 5, अत्यधिक प्रत्यायोजन या एक्सेसिव डेलीगेशन को पहचानने की चेकलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के इस पेचीदा लीगल लॉजिक को एक सिंपल चेकलिस्ट से समझते हैं। पहला सवाल, क्या यह बदलाव ओरिजिनल विधायी नीति को बदल रहा है? दूसरा, क्या ये मूल एक्ट के आवश्यक विशेषताओं या एसेंशियल फीचर्स से छेड़छाड़ कर रहा है? और तीसरा, क्या ये नागरिकों से उनकी बात सुने जाने या आपत्ति दर्ज कराने का उचित अवसर छीन रहा है? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि कार्यपालिका ने अपनी हदें पार कर दी हैं और ये एक्सेसिव डेलीगेशन का मामला है।
सेक्शन 6 द फाइनल लीगल वर्डिक्ट, एक बहुत ही नपातुला फैसला। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कोई ब्लैक एंड व्हाइट फैसला नहीं था। इसे दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा था अल्ट्रा वायर्स यानी बैड इन लॉ। 1951 के टैक्स नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया क्योंकि बिना उचित सुनवाई के लोगों पर टैक्स थोपना मूल कानून के एसेंशियल फीचर्स को बदल रहा था। लेकिन वहीं दूसरा हिस्सा इंट्रा वायर्स यानी वैध था। 1915 के एक्ट के सेक्शन 31F को इस शर्त के साथ बरकरार रखा गया कि भविष्य में सरकार इसका इस्तेमाल करते हुए किसी एक्ट की मूल विशेषताओं का उल्लंघन नहीं करेगी। 1954 ये सिर्फ एक साल नहीं बल्कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। 1954 में सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो सिद्धांत स्थापित हुआ कि एग्जीक्यूटिव कानूनों को मॉडिफाई तो कर सकता है लेकिन उनके एसेंशियल फीचर्स को कभी हाथ नहीं लगा सकता, वो आज भी लीगल रीजनिंग की एक अहम आधारशिला बना हुआ है। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के समय में जब मॉडर्न गवर्नेंस इतनी जटिल हो गई है और प्रशासन को नियम बनाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हमारे लीगल सिस्टम्स शक्तियों के पृथक्करण के इस नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रख सकते हैं? विधायिका के आदेशों और प्रशासन के बीच ये रस्साकशी तो हमेशा चलती ही रहेगी। उम्मीद है इस एक्सप्लेनेशन से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कॉन्सेप्ट्स और इस ऐतिहासिक केस की बारीकियां पूरी तरह स्पष्ट हो गई होंगी। ज्ञान से सशक्त बने और नई चीजें सीखते रहें।